हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधुकलश का आज हम 11वां पार्ट जो है जॉर्ज पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में वन्य जीवों की क्रियाओं और स्वभाव की जानकारी दी गई है। निर्दयपूर्वक जानवरों की कटाई करने से इन जीवों के घर छिन जाते हैं। इन समस्या को गंभीरता से न लेने पर मनुष्य को भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प धामिन है। अपनी जाति का एक अच्छा नमूना, लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब जॉर्ज पास से गुजरता है तो मानो खत्म ही नहीं होता। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के परे हमसे पश्चिम दिशा में एक संकरी सड़क स्थित है। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर समाप्त होती है। उस सड़क के दोनों ओर मकान हैं और एक अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारा दिन इसके आर पार गिलहरियां एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद, हुपी, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़ियाएं और कौवे भी। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे के ऊपर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों में अलसा रहे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। घर की ऊंची दीवारों के निकले हिस्सों में हम नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। सफाई से कड़ी घास अभी ओस से नम थी। मुझे स्मरण है कि वह बसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर लगे खरबूजों के पेड़ों को एकटक देख रही थी और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूम रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झपके से हमारा आलस टूटा। उसके पीछे पीछे एक काफी बड़ा, अधिक भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। उसको भयभीत कर देखने वाला बहुत बड़ा मूषक सर्प था जो तुरंत छोटे से चूहे के पीछे भागा। उसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला। उसमें एक उन्मत्त चूहा सारे बगीचे में आड़ा तिरछा भागता रहा और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप। एक अचानक कौवा बैठा उसे देख रहा था। वह सही क्षण चुनकर नीचे झपका और सांप का भोजन ले गया। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस ओर पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर वह अपनी रोकी हुई सांस ठीक से ले सका और हमें कुछ चैन मिला। इसके बाद आने वाले 2 दिन में यह नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना। वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ के नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार के पार से वह गायब हो जाता। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसा अक्सर आने वाले अतिथि का कोई न कोई नाम अवश्य होना ही चाहिए था।
हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया, देखा और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज उससे सरलता से मार्ग बनाकर आ जाता था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। उसी दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। जॉर्ज पक्षियों के घोंसलों पर हमेशा छापा मारता रहता था। एक दिन पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। 5-6 चिड़ियां साहसपूर्वक उसके मुख पर पंख फड़फड़ाते गुस्से से चीखती उड़ रही थी। उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा, क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद देखा, जॉर्ज गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा था। उसे पेड़ से टपक आने की आदत तो थी ही। वर्षा में वह बहुत सक्रिय रहता, यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता था। वह हमें बहुत कम ही दिखाई देता था। कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते उसके दर्शन हो जाते थे। उसका भी एक परिवार था। घास में तेजी से रेंगती उसकी संक्षिप्त आकृतियां दिखाई दे रही थीं। फिर बसंत आया है। हमारे जीवन में जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुआ। 1 वर्ष बीत चुका था। अब वह भी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ वह किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार वह वहाँ होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उसके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। वह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुआ देख रहे हैं। हाँ, जंगल को लपेटते हुए वह वहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठियाग्रस्त कुत्ता छांव में ऊँघ रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं की कुर्सी पर उछलकर गुस्से से जरा सा भौंक कर सरपट घर के अंदर भाग गया। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन हो। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के बाद तुरंत पौधों में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वही अतीत। 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे बच्चे थे, हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़े जाते थे। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास के सुरमुटों में छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उधम मचाते हुए देखते। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गीदड़ों की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनते थे। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। जहाँ पंपा घास हवा में घूमती थी, वहाँ अब मकानों की पत्तियां ही पत्तियां हैं और धुआं उगलते कारखाने। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गीदड़ भी नहीं बोलते। कहाँ गए वे सब? मुझे याकायक बहुत दुख होने लगा है, क्योंकि दूर वहीं निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या लोग इस
बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ गए। पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए। यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या ये सब विलुप्त हो जाएंगे सदा के लिए? यही थी जॉर्ज की कहानी, और किस तरह से जो है दिन प्रतिदिन मनुष्य जो है जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जानवर जो है वह विलुप्त होते जा रहे हैं।